and welcome to your favorite channel Learning with Harsh. My name is Harsh and today we are going to discuss our second part of chapter class 8th history chapter 2 from trade to territory. तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं हाउ ट्रेड लेड टू बैटल्स। एक पैराग्राफ आपकी बुक में दिया गया है, उसी को हम पढ़ने जा रहे हैं। तो बंगाल के नवाब के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे 3 मेजर नवाब आपको बताए गए हैं, बाकी बहुत सारे थे पर स्ट्रॉन्ग नवाब बताए गए हैं। एक है मुर्शीद कुली खान और एक है उसके बाद अली वर्दी खान और उसके बाद सिराजुद्दौला। तो ये सब स्ट्रॉन्ग नवाब थे। तो इन्होंने क्या किया रिफ्यूज टू ग्रांट कंपनीज कंसेशन, यानी कि कंपनी को कंसेशन देना रिफ्यूज कर दिया, यानी कि जो गिफ्ट प्राइज और ये सब दिया पैसा देना, मतलब रिफ्यूज कर दिया। और जैसे ड्यूटी फ्री पहले जैसे औरंगजेब के समय पे था, तो वो अब औरंगजेब की डेथ हो गई तो अब वो ऐसा नहीं है, ड्यूटी फ्री नहीं है, ड्यूटी देना पड़ेगा उनको। डिनाइड राइट टू मिंट कॉइन्स, तो अब जो है अंग्रेज लोग पैसा छापने लगे थे, कॉइन्स छापने लगे थे, तो उस पर भी उनको डिसअलाउ कर दिया कि आप कॉइन्स नहीं छाप सकते हो। और क्या किया स्टॉप्ड फोर्टिफिकेशंस, तो अंग्रेज लोग अपनी रक्षा के लिए फोर्टिफिकेशन करने लगे थे, तो उन्होंने क्या किया कि फोर्टिफिकेशन भी रुकवा दिया। तो फिर उसके बाद नवाब ने क्या क्लेम किया कि और ये लोग हमारे साथ क्या कर रहे हैं। अब इसे सच नहीं मान सकते हम लोग, क्योंकि ये क्लेम है, ये दावा है, इसे सच नहीं मान सकते। और आप चाहें तो सच भी मान सकते हैं, ना चाहें तो सच नहीं मान सकते। डिप्रीविंग बंगाल गवर्नमेंट बाय ह्यूज अमाउंट ऑफ रेवेन्यू, तो ये लोग हमारा घाटा करवा रहे हैं और बंगाल की गवर्नमेंट को डिप्रीव करवा रहे हैं, यानी कि बंगाल की गवर्नमेंट अप नहीं हो रही, घट रही है। और अंडरमाइनिंग देम, यानी कि बिल्कुल जैसे पावर है किसी की तो वो ज़्यादा पावर समझ नहीं रहे हैं, अंडरमाइनिंग कर रहे हैं, अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं उनको। और नॉट पेइंग टैक्स, जो बंगाल के नवाब टैक्स मांग रहे हैं अंग्रेज़ों से वो भी नहीं दे रहे हैं। राइटिंग डिसरिस्पेक्टफुल लेटर्स, और रिस्पेक्टफुल लेटर्स नहीं लिख रहे हैं, डिसरिस्पेक्टफुल लिख रहे हैं। ट्राइंग टू ह्यूमिलेट नवाब एंड हिज ऑफिशियल्स, यानी कि ह्यूमिलेट करना चाह रहे हैं। जैसे कि अब आपके सामने कोई बड़ा आदमी मिल जाए तो अब आप कहने लगे कि और यार क्या हालचाल, तो वही है बात इनकी भी थी, यही इनका भी था कि ह्यूमिलेट कर रहे हैं। तो अब कंपनी तो चुप बैठेगी ही नहीं, नवाब ने अब कुछ कहा है तो कंपनी को भी जवाब देना पड़ेगा। तो कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने जवाब दिया कि अनजस्ट डिमांड रूइनिंग ट्रेड, कि जो अनजस्ट डिमांड है, यानी कि नवाब कुछ भी गिफ्ट मांग रहे हैं, कुछ भी टैक्स मांग रहे हैं, तो ये हमारे ट्रेड को घटा रही है, हमारे व्यापार को घटा रही है। इफ गुड फ्लरिश इट ड्यूटीज वर रिमूव्ड, और ये हमारा ट्रेड फ्लरिश कर सकता है अगर ड्यूटी हटा दी जाए, ड्यूटी ना देनी पड़े। और सेकेंड है टू एक्सपेंड ट्रेड इट हैड टू एनलार्ज इट्स सेटलमेंट बाय अप विलेजेस एंड रीबिल्ड इट फोर्ट्स। तो अब और बता रहे हैं कि हमें अगर ट्रेड एक्सपेंड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपने सेटलमेंट को एनलार्ज करना पड़ेगा, यानी कि अपने जैसे अपनी फैक्ट्री बढ़ानी पड़ेगी और जगह ज़्यादा विलेजेस खरीदनी पड़ेंगी और फोर्ट बनाने पड़ेंगे। तो ये था हमारा हाउ ट्रेड लेड टू बैटल्स। एक बार समरी बता देते हैं। मुर्शीद कुली खान, अली वर्दी खान, उसके बाद सिराजुद्दौला, ये सब स्ट्रॉन्ग थे। उन्होंने क्या किया, रिफ्यूज टू ग्रांट कंपनीज कंसेशन और मिंट कॉइन छपवाना बंद कर दिया और फोर्टिफिकेशन बंद करवा दिया। तो नवाब ने क्या क्लेम किया कि बंगाल की गवर्नमेंट को घाटा हो रहा है और ह्यूज अमाउंट ऑफ रेवेन्यू, और अंडरमाइनिंग देम, यानी अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं और टैक्स नहीं पे कर रहे हैं, डिसरेस्पेक्टफुल लेटर लिख रहे हैं और ह्यूमिलेट कर रहे हैं नवाब को और उसके ऑफिशियल को। कंपनी ने क्या क्लेम किया कि अनजस्ट डिमांड उनके ट्रेड को घटा रही है और ये फ्लरिश तभी कर सकता है जब ड्यूटीज हटा दी जाए। और सेकंड क्या था, एक्सपेंड ट्रेड इट हैड टू, यानी कि अपना सेटलमेंट बढ़ाना पड़ेगा एक्सपेंड करने के लिए, और विलेज खरीदनी पड़ेगी और फोर्ट बनाने पड़ेंगे। तो ये था हमारा पैराग्राफ हाउ ट्रेड लेड टू बैटल्स। अब देखते हैं बैटल ऑफ प्लासी। तो आगे है हमारे पास बैटल ऑफ प्लासी। तो बैटल ऑफ प्लासी एक लड़ाई हुई थी जो प्लासी में हुई थी, तो इसे नाम दे दिया गया बैटल ऑफ प्लासी। तो अली वर्दी खान कब मरा था, कब उसकी डेथ हुई थी, 1756 में।
अलीवर्दी खान की डेथ हुई। अब 1857 तो आप जानते ही हैं, क्रांति हुई थी 1857 में। तो अब 1757 याद रख लीजिए, बैटल ऑफ प्लासी 1757, और उसी के एक साल पहले 1756 याद रख लीजिए, डेथ ऑफ अलीवर्दी खान। इजी हो जाएगा आपके लिए। तो आगे है, तो उसके बाद सिराजुद अलीवर्दी खान डेथ हो गई इसकी, तो उसके बाद सिराजुद्दौला बन गया बंगाल का नवाब। तो अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, EIC, वो चाहती थी पपेट रूलर। पपेट रूलर का क्या मतलब होता है? पपेट मतलब आप समझते होंगे कि कठपुतली, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं। अब कठपुतली मतलब क्या होता है? एक खिलौना होता है जिसके हाथ पैर से एक रस्सी बंधी होती है जो उंगली पे जाके टच होती है, तो वो रस्सी बंधी होती है, ये खिलौना होता है। तो जब उंगली हिलाओ तो वो हाथ पैर और वो नाचते हैं इस तरह से। तो वो कठपुतली वाला वो खेल दिखाते हैं। आपकी हिंदी की बुक में भी थी एक कविता, कठपुतली गुस्से से उबली बोली, ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे। तो ये आपकी हिंदी के बुक में कविता थी। तो वो चाहते थे पपेट रूलर, और सिराजुद्दौला वो किसी की सुनते नहीं थे, वो अपनी ही करते थे। तो सिराजुद्दौला ने कंपनी से पूछा कि डोंट इंटरफेयर इन पॉलिटिकल मैटर। तो सिराजुद्दौला ने कंपनी से पूछा कि हमारे जो पॉलिटिकल मैटर हैं उसमें तुम दखल अंदाजी ना दो, तुम ट्रेड करने आए हो, ट्रेड करो। स्टॉप फोर्टिफिकेशन, और किले ना बनाओ, और पे रेवेन्यू, और जो टैक्स है वो दो। तो जब ये सब बातचीत में कोई असर नहीं पड़ा कंपनी का, ये सब बातचीत फेल हो गई, तो उसने क्या किया, उसने 30,000 सोल्जर को लेके 30,000 सोल्जर को लेके कहाँ पे गया? इंग्लिश फैक्ट्री। कहाँ पे थी ये इंग्लिश फैक्ट्री? कासिम बाजार पे ये इंग्लिश फैक्ट्री थी। तो उसने क्या किया, उसने कंपनी के ऑफिशियल को कैप्चर कर लिया वहां पे, और उनको वॉर हाउस में लॉक कर दिया। लॉक्ड इन वॉर हाउस। डिसआर्म्ड ऑल इंग्लिशमैन, ENG इंग्लिश दिखाता है। तो इंग्लिशमैन को डिसआर्म कर दिया, यानी कि उनके सारे हथियार उतरवा लिए। डिसआर्म्ड इंग्लिशमैन, ब्लॉक इंग्लिश शिप, और जो शिप आ रही थी उन सबको ब्लॉक कर दिया। और ये सब जब वहां पे हरा दिया तो वो सीधा चलेगा मार्च टू कलकत्ता। पहले कलकत्ता कहा जाता था, अब ये कोलकाता हो गया। तो उन्होंने क्या किया, वहां पे इस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर कंपनी, वो कंपनी के कंट्रोल इस्टेब्लिश करने के लिए चले गए। तो टू इस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर कंपनी, और आगे है कंपनीज फोर्ट, यानी कि कंपनी के जो फोर्ट था वहां पे कलकत्ता में, तो उस पर जो है वो कंट्रोल करने के लिए चले गए कि उसे कब्जा कर लें। तो ये सी को दिखाता है कंपनीज ऑफिशियल। मद्रास में जो कंपनी के ऑफिशियल थे, मद्रास यानी चेन्नई, आज चेन्नई कहा जाता है उसे, उन्होंने फोर्स भेजी। और उसका कमांडर कौन था? उसका कमांडर था रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव, आप ये नाम याद रखिएगा, रॉबर्ट क्लाइव किसका कमांडर था? जो मद्रास से बैटल ऑफ प्लासी हुई थी उसका कमांडर था। अंडर कमांड ऑफ रॉबर्ट क्लाइव। रीइंफोर्स्ड बाय नेवल फ्लीट्स। अब ये रीइंफोर्स्ड क्या होता है, नेवल फ्लीट्स क्या होता है? तो रीइंफोर्स्ड मतलब कि बहुत तगड़े से अपनी आर्मी मेंटेन की थी, बहुत बढ़िया आर्मी मेंटेन की थी। और नेवल फ्लीट क्या होता है? वो समुद्र के रास्ते से आया था, यानी कि एक ऐसी नेवी जो वॉरशिप होती है जिसका केवल एक कमांडर हो, तो उसे कहते हैं नेवल फ्लीट। तो वो 1757 में हुआ बैटल ऑफ प्लासी, लड़ाई हो गई। जब बातें की पहले कि मान जाओ हमारी बात मान जाओ, तो दोनों डिसएग्री हो गए। तो डिसएग्री की वजह से बैटल हो गई है। तो आपको भी पता है डिसएग्री होने पर बैटल हो जाती है, जब कोई एक दूसरे से डिसएग्री होता है। तो क्या हुआ कि नवाब जो थे, नवाब लूज, तो नवाब जो है हार गए बैटल। क्यों हारे? नवाब जीत सकते थे, पर बिकॉज ऑफ मीर जाफर, सिराजुद्दौला कमांडर, वो सिराजुद्दौला का कमांडर था। तो मीर जाफर सिराजुद्दौला का कमांडर था, यानी कि सेनापति। तो वो सेनापति था। तो मीर जाफर ने क्या किया था कि क्लाइव जो था, रॉबर्ट क्लाइव, उसने जो है कहा मीर जाफर से कि तो जब हम लोग हार रहे हैं तो हमसे लड़ाई ना करना।
तो वो उसने लड़ाई नहीं की, क्योंकि वो उसे राजा बना देता अगर सिराजुद्दौला की डेथ हो जाती। तो उसकी वजह से, तो जब किसी राजा का सेनापति ही नहीं लड़ेगा तो सेना क्या लड़ेगी, तो वही हो गया, जब मीर जाफर ही नहीं लड़ा तो हार गए। क्लाइव मैनेज टू सिक्योर हिज सपोर्ट बाय प्रॉमिसिंग टू मेक हिम नवाब एट आफ्टर डिफीटिंग सिराजुद्दौला। तो यही था। तो अब आखिरी में है, बैटल ऑफ प्लासी बिकेम फेमस बिकॉज इट वॉज फर्स्ट एंड मेजर विक्ट्री द कंपनी वॉन इन इंडिया। तो बैटल ऑफ प्लासी इतनी फेमस क्यों है, क्योंकि ये सबसे पहली बैटल थी और सबसे मेजर बैटल थी, मेजर विक्ट्री थी जो कंपनी जीती थी इंडिया में। तो ये याद रखिएगा, क्योंकि ये सबसे पहली और मेजर विक्ट्री थी किसकी, कंपनी की, इंडिया में। तो अब देखते हैं अपना आगे क्या दिया हुआ है इसके। तो आगे बढ़ने से पहले एक बात, मैं जो है बुक से पढ़ दूंगा, बुक तो सबके पास होगी। आप ये वीडियो किस चीज़ पे देख रहे हो, मोबाइल पे देख रहे हो, मोबाइल कितने का होगा, 10,000 का तो होगा ही, तो आपके पास 50 रुपए की बुक तो होगी। तो मैं आप पढ़ दूंगा इस पे और लिख भी दूंगा। वैसे लिखने की ज़रूरत थी तो नहीं, क्योंकि नोट्स खुद ही से बनाए जाते हैं, पर आपकी हेल्प के लिए मैं लिख दे रहा हूँ। तो नोट्स खुद से क्यों बनाए जाते हैं, दूसरे के क्यों नहीं लिए जाते, तो इसलिए क्योंकि खुद की लैंग्वेज ज़्यादा समझ में आती है रेदर देन दूसरे की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे पेज नंबर आपका 14 है। आफ्टर द डिफीट एट प्लासी, सिराजुद्दौला वॉज असैसिनेटेड एंड मीर जाफर मेड द नवाब। तो जब बैटल ऑफ प्लासी हुई तो सिराजुद्दौला क्या हो गया, डेथ हो गई उसकी, मार दिया गया, और उसके बाद मीर जाफर को नवाब बना दिया गया। तो आफ्टर बैटल ऑफ प्लासी, मीर जाफर बिकम नवाब। ठीक है, इतना क्लियर है। मीर जाफर को नवाब बना दिया गया, जैसा कि ब्रिटिश लोगों ने वादा किया था उससे। तो मीर जाफर लड़ा नहीं, तो उसकी वजह से उसे नवाब बना दिया गया। द कंपनी वॉज स्टिल unwilling to take over the responsibility of administration. Its prime objective was to expansion of trade. तो कंपनी को क्या प्राइम ऑब्जेक्टिव था, क्या उसकी मेन बात थी, ये सब करने के पीछे उसका ट्रेड एक्सपेंड हो जाए, बढ़ जाए, उसका ट्रेड व्यापार बढ़ जाए। इफ दिस कुड बी डन विदाउट कॉन्क्वेस्ट थ्रू द हेल्प ऑफ लोकल रूलर्स हु वर विलिंग टू ग्रांट प्रिविलेजेस, देन टेरिटरी नीड नॉट बी टेकन ओवर डायरेक्टली। तो वो डायरेक्टली नहीं लेते थे, वो मतलब जो करवाते थे राजा से क्या करवाते थे, पर सबके सामने वो ब्रिटिश करती थी, पर उस सब लोगों के सामने छवि किसकी बनती थी कि राजा कर रहा है। Soon the company discovered that this was rather difficult, for even the puppet Nawab were not always as helpful as the company wanted them to be. तो कंपनी ये समझ रही थी कि जो है पपेट रूलर, यानी कि जो मतलब उनके वश में जो रूलर हैं वो हमेशा हेल्पफुल नहीं रहेंगे जितना वो चाहते हैं। तो उसके बाद आफ्टर ऑल दे हैड टू मेंटेन अ बेसिक अपीयरेंस ऑफ डिग्निटी एंड सोवरेनिटी if they wanted respect from their subject. What could the company do? Mir Jafar protested. The company deposed him and installed Mir Qasim. तो क्या हुआ, ये मीर जाफर तो था, ये जो है कंपनी की बात नहीं मानता था, उसने प्रोटेस्ट कर दिया, मतलब बात नहीं मानता था। तो उसके बाद आफ्टर मीर जाफर नहीं, ये लिख देते हैं कि जब मीर जाफर ने प्रोटेस्ट किया, देन मीर कासिम बिकेम द नवाब। तो उसके बाद मीर कासिम नवाब बन गया।
देन मीर कासिम बिकम नवाब। आगे देखते हैं। फिर when मीर कासिम complained, he in turn was defeated in battle fought at बुक्सर। तो जब मीर कासिम ने प्रोटेस्ट किया, यानी कि मीर कासिम ने कुछ कंप्लेन की, तो मीर कासिम when complain, तो उसमें क्या हुआ, बैटल ऑफ बक्सर। तो बैटल ऑफ बक्सर फिर हुआ, लड़ा गया। कब हुआ ये हो गया आपका 1764 में हुआ बैटल ऑफ बक्सर। ये सब याद रखिएगा डेट, 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ। फिर क्या हुआ, ड्राइवन आउट ऑफ बंगाल एंड मीर जाफर वॉज रीइंस्टॉल्ड। मतलब ये लोग अदला बदली हर समय पे कर रहे थे, कभी सिराजुद्दौला हटाया मीर जाफर बना, मीर जाफर हटाया मीर कासिम बना, मीर कासिम हटाया फिर मीर जाफर बना। तो फिर क्या हो गया, मीर जाफर रीइंस्टॉल्ड, मतलब फिर से आ गया मीर जाफर, फिर से आ गया नवाब बन के मीर जाफर। ठीक है। फिर द नवाब हैड टू पे 5 लाख every month, but the company wanted more money to finance its war and meet the demand of trade and its other expenses। तो फिर क्या हुआ कि तब फिर कंपनी wanted 5 लाख पर मंथ। कंपनी मतलब कंपनी वांटेड नहीं, वो लोग देते थे 5 लाख रुपए पर मंथ, पर कंपनी 5 लाख प्लस मांगती थी, मतलब और ज्यादा चाहिए उसे, इतने में संतुष्ट नहीं थी कंपनी। The company तो and meet the demand of trade and its other expenses, it wanted more territory and more revenue by the time मीर जाफर died in 1765। तो यहाँ पे मीर जाफर died in, कब डेथ हुई थी इसकी, 1765 में मीर जाफर की डेथ हो गई। तो अब क्या करेंगे, अब तो बदला बदली होगी नहीं, तो मीर जाफर की डेथ हो गई। द मूड ऑफ कंपनी हैड चेंज, हैविंग फेल्ड टू वर्क विद पपेट नवाब, क्लाइव डिक्लेयर्ड वी मस्ट इंडीड बिकम नवाब आवरसेल्फ। तो अब इनको बदलने के लिए कुछ बचा नहीं था, तो अब इन्होंने सोचा कि जो है अब हम कुछ और करते हैं, कोई नया तरकीब लाते हैं। तो उन्होंने सोचा कि भाई जब हम दूसरे को बैठा रहे हैं तो अपने ही खुद कुर्सी पे क्यों ना बैठ जाएं। तो वो खुद ही जो है रॉबर्ट क्लाइव ने डिक्लेयर कर दिया कि हम अब नवाब बनेंगे, खुद ही नवाब बन जाएंगे। तो फाइनली इन 1765 द मुगल एम्परर अपॉइंटेड द कंपनी एज दीवान ऑफ प्रोविंसेस ऑफ बंगाल। तो 1765 में क्या हो गई, कंपनी बन गई दीवान। तो ये दीवान बन गई कंपनी। कहाँ की दीवान बन गई, बंगाल की, बंगाल की दीवान बन गई। किसने दिया दीवानी राइट इनको, तो मुगल एम्परर ने इन्हें अपॉइंट कर दिया दीवान। दीवान क्या होता है, अब दीवान मतलब टैक्स कलेक्ट कर सकते थे और बंगाल के जितने भी रिसोर्सेस हैं उनका यूटिलाइज कर सकते थे, उनके यूज कर सकते थे। द दीवानी अलाउड द कंपनी टू यूज वास्ट रेवेन्यू रिसोर्सेस ऑफ बंगाल। तो अब दे कैन यूज resources of
बंगाल, तो वो बंगाल के रिसोर्सेस चाहते थे, तो मतलब वो ले सकते थे। फिर कंपनी दिस सॉल्व अ मेजर प्रॉब्लम द कंपनी हैड फेस्ड अर्लियर, तो मेजर प्रॉब्लम इनकी इस दीवानी राइट से सॉल्व हो गई थी जो कंपनी ने पहले फेस किया था। मेजर प्रॉब्लम क्या थी? फ्रॉम द अर्ली 18th century its trade with India had expanded, but it had to buy most of goods in India with gold and silver, तो ब्रिटेन के पास कोई भी सामान नहीं था जो इंडिया में बेच सके अपना सामान, तो अब वो क्या करता, अब उसे तो पैसे ही देना पड़ता था। तो कंपनी क्या करती थी, तो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व, पहले लिख लेते हैं द प्रॉब्लम ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, तो क्या हुआ कि कंपनी की गोल्ड एंड सिल्वर की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो वो जो है पैसे के रूप में नोट वोट लाते नहीं थे, पैसे के रूप में सोना लाते थे और चांदी लाते थे। इंडिया में सोना चांदी लेके जो है मसाला और कॉटन ले लेते थे। तो आगे क्या हुआ, तो ये गोल्ड एंड सिल्वर की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो अब क्या हुआ, अब उनको ब्रिटेन से कोई भी चीज इंडिया में लानी ही नहीं पड़ेगी, वो मतलब इंडिया का ही पैसा इंडिया वाले लोगों को ही दे के सामान खरीदेंगे और वो ब्रिटेन में ले जाएंगे। तो देखा, पूरा सामान इंडिया का, बस उन्हें ले जाना है ब्रिटेन में, तो यानी वो फ्री में ही सामान खरीद रहे थे। तो गोल्ड एंड सिल्वर वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। दिस वॉज बिकॉज एट दिस टाइम ब्रिटेन हैड नो गुड टू सेल इन इंडिया, द आउटफ्लो ऑफ गोल्ड फ्रॉम ब्रिटेन स्लोड दैट आफ्टर बैटल ऑफ प्लासी, तो बैटल ऑफ प्लासी के बाद धीरे धीरे कम हो गया सोना और सिल्वर आना, फिर बाद में धीरे धीरे बंद ही कर दिया। फिर एंड एंटायरली स्टॉप द अजम्पशन ऑफ दीवानी, नाउ रिवेन्यूज फ्रॉम इंडिया कुड फाइनेंस कंपनी एक्सपेंसेस, तो जो रिवेन्यू था इंडिया का, वो कंपनी का जो भी पैसा था वो रिवेन्यू से ही काम चल जाता था। तो दिस रिवेन्यू कुड बी यूज्ड टू परचेज कॉटन सिल्क टेक्सटाइल्स इन इंडिया, तो इससे वो क्या कर सकते थे, दे कैन बाय, लिख देते हैं, ज़्यादा लिखना पड़ेगा परचेज लिखने में, दे कैन बाय कॉटन एंड सिल्क, तो कॉटन और सिल्क खरीद सकते थे और बाकी जो स्पाइसेस उनके थे वो भी खरीद सकते हैं। मेंटेन कंपनी ट्रूप्स एंड मीट द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग द कंपनी फोर्ट एंड ऑफिसेस एट कलकत्ता, तो ये सब तो कर ही सकते थे और ट्रूप्स बना सकते थे और बिल्डिंग फोर्ट भी बना सकते थे, एंड मेक फोर्ट भी बना सकते थे लोग, ठीक है। तो यहाँ पे और जो ऑफिसेस थे, फोर्ट एंड ऑफिसेस कहाँ पे, एट कैलकत्ता, जिसको हम कोलकाता भी लिख सकते हैं। पहले क्या था, कालीकता था, बाद में क्या हुआ, कैलकाता हुआ, फिर अब कोलकाता हो गया। तो फोर्ट और ऑफिसेस बना सकते थे कैलकाता में और जब बाकी जहां वो बनाना हो। तो ये हमारा हो गया। अब देखते हैं द कंपनी बिकम नाबूब्स।